हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज तक और इंडिया टुडे टीवी पे आपका स्वागत है। वेलकम टू आवर स्पेशल काउंटिंग डे कवरेज विद मी राजदीप सरदेसाई एंड माय डियर फ्रेंड पुण्य प्रसून वाजपेयी। पुण्य जी तैयार? जी बिल्कुल तैयार। और इस बार भाषा का मसला नहीं है। एक तरफ असम बंगाल, दूसरी तरफ केरल तमिलनाडु, भाषा आर पार, और इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह और दिल्ली की धड़कन बढ़ी हुई है। क्या होने वाला है? मैं तो सोच रहा हूँ कि आज हम रोल बदलते हैं। प्रसून जी इंग्लिश में बोलेंगे और मैं हिंदी में। यू विल स्पीक इन इंग्लिश एंड आई विल स्पीक इन हिंदी। ये करते हैं क्योंकि दक्षिण और पूर्व भारत की जो दरार है उसको आज कम करना है। तमिलनाडु और असम के बीच में जो दरार है आज कम करना है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी एक ऐसी चीज है जिसमें वो केरल में गए तो भी हिंदी में बोले, तमिलनाडु में गए तो भी हिंदी में बोले, असम में गए तो भी हिंदी में बोले। तो अपन तो हिंदी में बोलेंगे। आप हिंदी में बोलिए, आई विल स्पीक इन इंग्लिश। इट इज अ बिग इलेक्शन डे। इट्स बिग फॉर दीदी ममता बनर्जी इन बंगाल, इट्स बिग फॉर अम्मा Jayalalitha in Tamil Nadu. It's big in the context of Assam, a state where the BJP is hoping to make a breakthrough in the northeast. किस सबसे बड़ी नजर असम पर? असम पर इसलिए सबसे बड़ी नजर क्योंकि असम एक ऐसी जगह जहां पर बीजेपी तीसरी बार प्रयास कर रही है। आफ्टर इमरजेंसी पहला प्रयास, वाजपेयी जी के दौर में दूसरा प्रयास, मोदी जी के दौर में तीसरा प्रयास। और बीजेपी को बार बार लगता है कहीं उत्तर पूर्व राज्य में उसका दरवाजा खुल सकता है। और शायद ये दरवाजा अगर नहीं खुला तो इसका मतलब है कि आप इशू पर फेल हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस पे फेल हैं। Critical election for the BJP in Assam, the state where they have invested the maximum political capital to make a breakthrough. But we will talk the politics of Assam in a moment. It's just after 6. आपको हम पिलाएंगे असम चाय। Let's go for असम चाय। Exactly, और असम टी का मसला ये भी है कि लगभग 68,473 छोटे टी बगान से राजदीप, और लगभग 6,000 बड़े टी बगान से, और लगभग 60 लाख वर्कर्स हैं। आप असम टी पिलाइए भाई। असम की चाय दो यार। और इसका जिक्र बार बार होता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहां जाकर भी कहा कि मैंने चाय बेची, और यहाँ टी वर्कर्स का सवाल है, इनके साथ मैं खड़ा हूँगा। लेकिन अभी तक तरुण गोगोई के साथ ही अपर असम के तमाम टी वर्कर्स खड़े हैं। टी वर्कर्स जो है वो एक क्रूशल कॉन्स्टिट्यूंसी है। द टी वर्कर्स आर एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी इन दिस इलेक्शन, but we will discuss the politics later. I will first try and sip my Assam chai. बढ़िया है। Darjeeling tea is better, but I will live with Assam tea today. Let's look at what is happening in Assam. Manogya Loikwal is joining me from Guwahati. Manogya, give us a sense of what is happening. Tarun Gogoi, is he an early riser? Is he already up this morning? Big day for the three-time chief minister. Well, absolutely. A very good morning to all our viewers also. And for the first time, I think I'm as confused as the electoral result is expected to be to talk in Hindi. और या मैं हिंदी में बोलूँ या फिर मैं इंग्लिश में बोलूँ आज, क्योंकि आप दोनों एक साथ ही एक फ्रेम में हैं। और इस पर मैं ये कहना चाहूंगी कि आज जो मुख्यमंत्री तरुण गोगोई हैं वो सिर्फ एक धर्म के पास नहीं जाएंगे, वो माँ कामाख्या के पास भी जाएंगे, वो बूढ़ा मस्जिद भी जाएंगे, उसके बाद एक चर्च में भी जाएंगे और फिर अपने घर भी जाएंगे। तो ऐसे में क्या वो आज के बाद अपने घर में कंटिन्यू करेंगे कि नहीं, इसका फैसला तो दोपहर तक हो जाएगा। और ये भी सवाल है कि आखिरकार जनता ने तरुण गोगोई को चुना है या फिर सर्बानंद सोनोवाल को। तो लड़ाई सिर्फ अपर असम, लोअर असम, हिंदू, मुस्लिम, असमिया या बांग्लादेशी नहीं है। इस बार लड़ाई ये है कि कौन टिका रहेगा और कितने नंबरों से टिका रहेगा। मनोज, 2-3 सवाल हर जहन में है। जो अपर असम के लोग हैं उसमें जो खासतौर से असमी बोलने वाले जो मुस्लिम हैं, और लोअर असम में जो हैं जो बंगाली बोलने वाले मुस्लिम हैं, उनके बीच भी एक लकीर है। क्या इस लकीर को तरुण गोगोई अपने साथ दोनों लकीरों के बीच खड़े हो पाएंगे? जी बिल्कुल। और ये लकीर बड़ी ही एक पतली सी लकीर है, ऐसी लकीर है जो दिखती नहीं है लेकिन फिर भी है, अदृश्य लकीर कह सकते हैं आप इसको। जैसे अपर असम को ब्रह्मपुत्र का ऊपर का भाग जो है उसे अपर असम कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र के नीचे जो असम का भाग है उसे लोअर असम कहते हैं। लेकिन इन सब के बीच में बड़ी ही जो ये अदृश्य सी लकीर है वो ये भी है कि 1971 के पहले के जो लोग जो असम में आकर सेटल हुए हैं, अब 1951 का जो मुद्दा उठा दिया गया है कि आखिरकार उन्हें भी कंसिडर किया जाएगा कि नहीं, ये बड़ा मुद्दा हो
चुका है, तो क्या ये उनके फेवर में जाएगा या उनके विरोध में जाएगा, ये कुछ घंटों में इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन ये मुद्दा छोटा नहीं था, मुद्दा बहुत बड़ा था। और पुण्य प्रसून जी, आप जैसा बता रहे थे टी ट्राइब का मसला, ये बात सही है कि असम में चाय बागानों की हालत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन क्या उनके टी ट्राइब के जो वर्कर्स हैं, जो टी ट्राइब्स हैं, वो इस समय कांग्रेस के साथ जाएंगी? क्योंकि वही भविष्य का फैसला करेंगी कि भाजपा या फिर कांग्रेस। हम मानो क्या बता दें, हमको तमिलनाडु भी जाना है और यहाँ हमारा इंतजार भी हो रहा है, नारियल पानी का और इडली का, तमाम चीज़ों का इंतजार हो रहा है। लेकिन उससे पहले हम चूंकि असम का जिक्र कर रहे हैं, एक सवाल और हर जहन में है कि क्या वाकई टी वर्कर्स चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री, जो चाय बेचते हुए प्रधानमंत्री तक पहुंचे, इमोशनली कहीं इफेक्टेड है, या फिर इशू इतना बड़ा है जिसमें आज तक उसके सामने मुश्किलात ही रहे हैं? प्रोडक्शन भी इस बार कम हुआ है चाय का। चाय का प्रोडक्शन कम हुआ है, चाय का एक्सपोर्ट इफेक्ट हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2014 में जो वादे किए गए थे, जब नरेंद्र मोदी ने आकर यहाँ कहा था कि वो चाय बेचने वाले हैं और अब प्रधानमंत्री बनने की कवायद कर रहे हैं, उस समय जो वादे किए गए थे 2 वर्षों में उन्हें बहुत ज्यादा पूरा नहीं किया गया है। तो 2 वर्षों में अगर एंटी इनकम्बेंसी 15 साल की कांग्रेस के खिलाफ है, तो अभी फिलहाल ताजा तरीन जो वादे किए गए थे और दावे किए गए थे, उन्हें पूरा नहीं करने की वजह से वो भी उतना ही जहन में क्लियर है लोगों के, जितनी बाकी सारी बातें हैं। आप हमारे साथ रहिए मनोज्ञा। हम चूंकि दिखाना चाहते हैं, एक सवाल खड़ा हुआ है एग्जिट पोल को लेकर। एग्जिट पोल एक लिहाज से कह सकते हैं पूरे बहुमत के साथ वहां पर बीजेपी को ला रहा है। हम उसका एक नमूना आपको दिखलाते हैं, खासतौर से चूंकि अलग अलग एग्जिट पोल में भी एक समानता तो है बहुत साफ कि असम में बीजेपी आ रही है। सवाल यही है, असम का एग्जिट पोल में बीजेपी। देखिए जो नंबर्स है, लेट्स लुक एट द असम नंबर्स। इफ यू लुक एट द असम नंबर्स, व्हाट्स वेरी क्लियर is that the BJP is, as per our exit poll, heading to a comfortable majority. Remember, halfway mark is 63. Halfway mark is 63, and as per our poll, we are 79 to 93. Okay. 84. Poll of polls, even if you take most polls, barring one, is giving a clear majority to the BJP with its allies. That includes AGP and BPF. And I think that is an important question that we want to raise. That how important has been the fact कि असम में एक महागठबंधन हुआ है. There's a grand alliance. Manogya, are you getting a sense that this Mahagठबंधन that we are talking about, 79 to 93, is coming because the BJP this time has succeeded in bringing together allies? Is that what the BJP is counting on? Getting these allies together, has that given it an advantage in this election? Well, yes, it has given an impetus to the entire alliance, and of course AGP specifically, which had almost lost its popularity, if not the base. It has always been a sort of supporter-based party which has very, very firm belief in the party and the party workers who believe in it continuously. But besides that, we need to understand that it's not just about the basic politics, but the fact that it is more to it than what meets the eye. The first, that the number of seat sharing and the seat voting percentage was something that was the basis of calculation. Now this was 2011-2014. That does not mean it will continue in 2016 also, because the issues have changed, the basis of these readings have changed, and beyond that the people and their temperament have changed over different issues. Right. एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, हम इसके बाद तमिलनाडु जा रहे हैं। क्या असम की जीत हार दिल्ली को अगर महसूस हो रही है, खासतौर से बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट को, कि उसके लिए बहुत ही जबरदस्त ये दाव है, क्या असमीज भी महसूस कर रहे हैं कि शायद यह चुनाव उनके लिए भी बहुत कुछ परिवर्तन कर सकता है? बहुत बड़ा परिवर्तन, और इतना बड़ा सवाल है ये असम के लिए, क्योंकि यही फैसला कर देगा कि आखिरकार असम की जनता चाहती क्या है। मैंने ये गमछा पहना है सिर्फ ये बताने के लिए कि ये नहीं कि मैं असम में हूँ, बल्कि ये कि आज जो फैसला आएगा वो जनता का होगा, और जनता जिसे ये गमछा पहनाएगी ये यहाँ सम्मान का प्रतीक है। ये मुझे भी किसी ने दिया था सम्मान के तौर पर, तो ये सिर्फ एक सम्मान का प्रतीक है। ये जनता किसे ये गमछा पहनाकर उसका सम्मान करेगी। आज तो दिल की धड़कनें न सिर्फ नेताओं की तेज हैं, बल्कि कुछ हद तक जनता की भी तेज है कि आखिरकार उनका वोट कितना कारगर साबित हुआ है। जी राजदीप, हमें लगता है एक सवाल जहन में रहता है कि असम का चुनाव लड़ते समय जो वहाँ की जो क्षेत्रीयता है, जो रीजनलिज्म है, उसको इस बार बीजेपी ने महत्व दिया है। बिहार में ये लोग दिल्ली से
ऊपर से नीचे कूद गए और बोलने लगे कि हम लोग जीत जाएंगे। असम में रीजनलिज्म को महत्व दिया, वहाँ के चेहरे को लेकर आए, वहाँ की भाषा, वहाँ की बोली, वहाँ के इशू, वहीं की सब चीज़ों को इस पर महत्व दिया गया है। And I think unlike in Bihar, the Prime Minister has been very careful that this time he hasn't addressed dozens of gatherings in Assam. He did not make it a personal prestige issue. Exactly. He allowed the local leadership, the Sonowals, the Hemanta Biswa Sharma. अगर ये जीत होती है बीजेपी की, मुझे लगता है जो कल तक कांग्रेसी था, and there is a very interesting story. Rahul Gandhi had a meeting with Hemanta Biswas in August. Hemanta Biswas was asking for an appointment. End में वो राहुल गांधी उनसे मिले after many days. Hemanta Biswas felt after the meeting कि उनको कोई आश्वासन नहीं दिया गया. He was given no assurance by Rahul Gandhi. तो वो राहुल गांधी से घर से चले गए अमित शाह के घर. When he was in Amit Shah's house, in his mobile, he is getting phone calls. Please, come and meet me. Where are you? And by then it was too late. Hemanta Biswas has gone, and along with Hemanta Biswas, I think he has taken away a substantial element of possibly any hope that the BJP, that the Congress had in this election. Some are suggesting. We don't know. Tarun Gogoi is very confident. But Hemanta Biswas Sarma, in my view, was a critical factor.